नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम देखने वाले हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का जो फाइनल पार्ट है यानी कि चैप्टर 7 और उसके साथ में जो 4 अनुसूचियां हैं उसके बारे में। 4 अनुसूची में क्या क्या दिया गया है वो भी हम यहाँ पर वीडियो के अंदर मेंशन कर देंगे, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल सकेंगी। जो PDF नोट्स हैं वो आपको वहाँ मिल सकेंगे, और जो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्विज़ हैं वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 7 सेक्शन 41 कंटिन्यूएंस ऑफ एसोसिएशन, संगम का बने रहना। इसमें यह बताया गया है कि सिर्फ यह डिज़ोल्व करने से या नाम परिवर्तन करने से यह नहीं समझा जाएगा कि जो संगम था वो विद्यमान नहीं रहा, यानी कि अब अस्तित्व में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें ऐसा होता है कि जो उसके मेंबर्स रहे हैं या मेंबर्स जो उसके अंदर एक्टिव थे वह आज भी उस संगम को ऐसा बताने के बाद कि उसका नाम बदल दिया है या फिर जो है उसको विघटित कर दिया है, उसके बाद भी उसी संगम के जो उस एसोसिएशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके लिए वो अभी भी मिल रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो यही समझा जाएगा कि वह जो डिज़ोल्व करने के लिए जिसे कहा गया था वो अभी विद्यमान है, यानी कि अभी भी अस्तित्व में है। सेक्शन 42 पावर टू डेलीगेट, प्रत्यायोजन की शक्ति। इसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार कब राज्य सरकार को जो है अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकेगी, यानी कि कब प्रत्यायोजित कर सकेगी। तो जैसा कि धारा 7 और 8 में हमने देखा था कि धारा 7 में जो अनलॉफुल एसोसिएशन थे, विधि विरुद्ध जो संगम थे, उनकी जो निधियाँ यानी कि उनके जो फंड थे और जो उनके जो स्थान जो कि अधिसूचना के अंदर सूचित किए जाते हैं कि ऐसे स्थानों को जो है संप्रत कर लिया है या केंद्र सरकार के कब्जे में उसे रख रखा है संप्रत करके, तो ऐसी जो शक्तियाँ जो केंद्र सरकार के पास धारा 7 और 8 में थी जो हैं, तो उन्हें जो है धारा इसके अंतर्गत 42 के अंदर जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को डेलीगेट कर सकती है लिखित में अधिसूचना जारी कर और ऐसी राज्य सरकार जिसे ये पावर डेलीगेट किए जाते हैं, अगर उसके निमित्त अगर कोई ऐसा अधिकारी काम कर रहा है इस एक्ट से रिलेटेड जिसको ऐसी पावर्स यूज़ करने का अधिकार जो है राज्य सरकार दे सकती है। यानी कि इसका जो हायरार्की होगा वो ऐसा होगा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को डेलीगेट होती है और जो राज्य सरकार है वो अपने किसी अधिकारी को ये जो पावर्स हैं डेलीगेट कर देती हैं। सेक्शन 43 ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 4 एंड 6। इसके अंदर ये बताया गया है कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं या जो अध्याय 4 और जो 6 है उसके अंदर जो अपराध होते हैं उनका अन्वेषण करने के लिए सक्षम होंगे या सक्षम अधिकारी होंगे। तो इसके अंदर तीन स्टेज बताई गई है। वो पहला है कि अगर दिल्ली पुलिस से रिलेटेड अगर कोई क्राइम सीन है और उसको अगर कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी, तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे दिल्ली पुलिस में जो DSP से ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होगा वही उस अपराध को इन्वेस्टिगेट कर सकेगा। दूसरा, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे जो महानगर हैं उनमें अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ACP यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस या उससे ऊपर का जो अधिकारी है वही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट, NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अंतर्गत जो इंस्पेक्टर होता है या उससे ऊपर का कोई अधिकारी यानी कि निरीक्षक या उससे ऊपर का जो अधिकारी होगा वह ऐसे अपराधों का जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। सेक्शन 43A पावर टू अरेस्ट, सर्च एक्सेट्रा, गिरफ्तार करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति। इसके अंदर ये बताया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है अपने साधारण या विशेष आदेश से जो है किसी अधिकारी को, विशेष अधिकारी या ऐसा अधिकारी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है कार्रवाई कर सके, गिरफ्तारी कर सके, ऐसा अधिकारी नियुक्त कर सकेगी। तो जो ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वह जो है किसी ऐसे इंसान को जिसके ऊपर उसे संदेह है या फिर उसके पास ऐसे साक्ष्य हैं कि वह उस अपराध में इन्वॉल्व रहा है, तो वह ऐसे इंसान को गिरफ्तार कर सकेगा, चाहे दिन हो या रात में। और अगर उसे वहाँ पर कुछ वस्तुएं मिलती है तो उन्हें भी वह जो है अभिकृत कर सकेगा यानी कि सीज कर सकेगा। सेक्शन 43B प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, सीजर एक्सेट्रा। जो जैसा कि सेक्शन 43A में हमने देखा कि जो अधिकारी है वो उसे अरेस्ट कर सकेगा और वस्तुएं जो हैं उन्हें अभिग्रहित सीज कर सकेगा, तब जब वो ऐसी वस्तुएं या ऐसे गिरफ्तार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तब यथाशीघ्र उस व्यक्ति को यह जानकारी देगा कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया है। दूसरा, जो वस्तुएं जो वहाँ से सीज की गई हैं उसको और उस व्यक्ति को, दोनों को वहाँ का जो निकटतम यानी कि जो नियरली जो पुलिस स्टेशन होगा उसके जो बाहर से अधिकारी होंगे उनको जो है ये दोनों ही मतलब उस व्यक्ति को और वस्तुओं को अग्रेषित उनके पास सौंप देगा।
सेक्शन 43C एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ कोड, संहिता के उपबंध का लागू होना। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो संहिता यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है उसके जो उपबंध होंगे वह यहाँ इस अधिनियम पर लागू होंगे और उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है उनको लागू करने से पहले। जैसा कि अगले सेक्शन में हम देखते हैं, सेक्शन 43D मॉडिफाइड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कोड, संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना। तो यहाँ ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो संहिता के अंदर दिए गए हैं, उनको मॉडिफाई करके इस एक्ट में यानी कि उनके अंदर कुछ परिवर्तन या उपांतरण करके जो है इस एक्ट में उन्हें लाया गया है। तो वो कैसे उपांतरण है, वो ऐसा है कि इसके अंतर्गत जो भी अपराध होंगे उन्हें संज्ञेय समझा जाएगा और उन्हें संज्ञेय समझकर ही आगे जो है डील उसमें किया जाएगा। दूसरा कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 167 है उसके अंतर्गत जो मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है वो इस प्रकार है कि जो वहाँ पर जो आदेश दिया जाएगा 15, 30, 15 दिन या 90 दिन या 60 दिनों के निर्देश का, तो वो यहाँ जो समझा जाएगा वह रहेगा 30 दिन, 90 दिन और 90 दिनों के लिए। तो ये यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन है। दूसरा मॉडिफिकेशन यह है कि जो परंतुक है वहाँ पर उस परंतुक का परंतुक यहाँ जोड़ा गया है और उसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर अन्वेषण जो है वो उपरोक्त दी हुई अवधि में अगर पूर्ण नहीं होता है तो उसके बाद उसे एक्स्ट्रा यानी कि 180 दिन के लिए और जो है उसमें उनको बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा अवधि उन्हें जो है 180 दिन की वो दे दी जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो सेक्शन 438 है सीआरपीसी का, वो जो है यहाँ पर वो जो धारा है वो इस अधिनियम पर लागू नहीं होंगी। सेक्शन 43E प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 15, धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा। धारा 15 के अंदर ये व्यवस्था की गई है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई विस्फोटक पदार्थ हो गया यानी कि जो फायर आर्म्स हो गए या फिर एम्यूनेशंस हो गए, गोला बारूद हो गए या इस तरीके की जो पदार्थ हैं जो कि बहुत काफ़ी मात्रा में हार्मफुल साबित हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर किसी के पास से मिलती हैं, उसके कब्जे से मिलती है या फिर कोई विशेषज्ञ की रिपोर्ट में यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास वो सारी चीज़ें थी उसके फिंगरप्रिंट के थ्रू या किसी अन्य साक्ष्य के थ्रू, तब न्यायालय जो है ये मान के चलेगा यानी कि यह उपधारणा मानेगा कि जो अभियुक्त है वह उसी ने अपराध किया है। सेक्शन 43F ऑब्लिगेशन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, सूचना देने के लिए बाध्यता। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर अन्वेषण अधिकारी जो कि एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जो है अनिम्न पंक्ति का होगा, उससे पूर्व अनुमोदन के बाद ही जो है केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या बैंक या कंपनी या फर्म या अन्य संस्था के जो अधिकारी हैं, तो उनसे अगर कोई जानकारी, अगर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी अपराध के बारे में कोई जानकारी है, तब जो व्यक्ति है अन्वेषण अधिकारी वह उन लोगों से उस जानकारी के बारे में पूछताछ कर सकेगा। और अगर उनमें से कोई व्यक्ति जो है जो जानकारी उनसे मांगी गई है वह नहीं देता है, असफल रहता है या जानबूझकर जो है झूठा साक्ष्य देता है या झूठी जानकारी देता है, तब ऐसी स्थिति में उन्हें दंडित किया जा सकेगा और जो ऐसा दंड होगा वह 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से या दोनों से उन्हें दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 44 प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों का संरक्षण। जैसा कि हमने अभी पिछला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो देखा था उसमें भी हमने ये सेक्शन पढ़ा था, सेम वैसे के वैसे प्रोविज़न यहाँ पर भी किए गए हैं कि जो साक्षी होंगे जो कि उस अपराध के जो गवाह हैं, अगर उनका अगर न्यायालय को या लोक अभियोजक या किसी पक्षकार को जो साक्षी खुद है उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो जीवन है वो खतरे में है, तब ऐसी स्थिति में या कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि ऐसी जो सुनवाई है वो बंद कमरे में की जानी चाहिए, तो कुछ निम्न जो प्रोविजंस हैं वह कोर्ट वहाँ पर कर सकेगा। जैसे कि जो कार्रवाई है उसको बंद कमरे में करवा सकेगा। दूसरा, साक्षी की पहचान और उसका जो पता है उसको गुप्त रखने के उपाय कर सकेगा। और ये ऐसा आदेश अगर लोकहित में है तो वह यह भी आदेश दे सकेगा कि जो इस न्यायालय में जो कार्रवाई हो रही है उसे किसी भी रीति से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अगर इन उपबंधों का जो है अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसे जो है पनिशमेंट दिया जा सकेगा यानी कि दंड दिया जा सकेगा, और ऐसा जो दंड होगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उन्हें दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 45 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का संज्ञान। तो जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर जो होंगे वो सब संज्ञेय अपराध होंगे, तो जो न्यायालय है वह इसके अंदर 2 कैटेगरी बताई गई है कि कब जो है संज्ञान लेगा। अगर अध्याय 3 के अधीन कोई अपराध है तो केंद्र सरकार या निमित्त प्राधिकारी जो है उसकी जो पूर्व मंजूरी है उसके बिना न्यायालय इसमें अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। सेकंड पॉइंट, अध्याय 4 और 6 जो हैं उनके अधीन अगर केंद्र जो कोई अपराध होता है तो केंद्र और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। सेक्शन 46 एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कलेक्टेड थ्रू द इंटरसेप्शन कम्युनिकेशंस। यहाँ यह बताया गया है कि ऐसे कम्युनिकेशन यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया या फैक्स हो गया या तार हो गया
या इस तरीके की कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिनको इंटरसेप्ट यानी कि जिनके जो है अपन देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर कॉल टैपिंग होती है या अलग अलग तरीके से जो है इंफॉर्मेशन जो हमारे इंटेलिजेंस है वो निकालती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है, चाहे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो भी बात कही गई हो, उसके बावजूद भी जो है इन इन्फॉर्मेशन को एज अ एविडेंस यानी कि साक्ष्य के रूप में न्यायालय में ग्राह्य किया जा सकता है। उसके लिए कुछ और परंतु इनमें जोड़े गए हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उन्हें जो है तार, इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक संसूचना की अंतर्वस्तु या किसी मामले में अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। सेक्शन 47 बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, अधिकारिता का वर्जन। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि उसकी जो न्यायालय जो कार्य कर रहा है या जो अधिकारी है उनकी अधिकारिता कहाँ तक होगी। तो इसमें बताया गया है कि इस अधिनियम में केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद, आवेदन, अपील अथवा पुनरीक्षण के रूप में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। कंडीशन यही है कि इस अधिनियम के लिए सद्भावपूर्वक में की गई हो या ऐसी कार्रवाई हो जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है, उसी रीति से की गई हो, तब उनके खिलाफ जो है न तो कोई वाद, आवेदन, अपील और पुनरीक्षण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। सेक्शन 49 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा, ठीक उसी प्रकार सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण यहाँ दिया गया है। तो कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई जो है किसी भी प्राधिकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं या इस अधिनियम के लिए कार्य करते हैं, उनके ऊपर जो है इसके सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 50 सेविंग्स क्लॉज, इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम की कोई भी बात जो है संघ की नौसेना, वायुसेना या सेना, सशस्त्र बलों से संबंधित जो प्रक्रिया हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। सेक्शन 51 इम्पाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट एंड आर्म्स लाइसेंस ऑफ पर्सन चार्ज शीटेड अंडर द एक्ट। इस अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट और आयुध अनुज्ञप्ति का परिबद्ध किया जाना। ये इंपॉर्टेंट बात है जो इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा अपने को पूछी जा सकती है कि कब जो है पासपोर्ट और वो उसका जो लाइसेंस है, आर्म्स लाइसेंस है, उसको जब्त कर लिया जाएगा, परिरुद्ध कर लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब वो अध्याय 4 या 6 या फिर इस अधिनियम के अंतर्गत अगर वो कहीं पर दोषी पाया जाता है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है और अगर ऐसा लगता है कि वह जो है भाग सकता है या फिर उसके ऊपर जो है कुछ और डाउट्स अगर किसी को लगते हैं, केंद्र सरकार को लगते हैं या न्यायालय को लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है उसके जो पासपोर्ट और जो आयुध अनुज्ञप्ति है यानी कि जो आर्म्स लाइसेंस है उसको जब्त कर लिया जाएगा। सेक्शन 51A सर्टेन पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण करने और उनका मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार को निम्नलिखित जो है शक्तियाँ होगी और वो निम्नलिखित कार्य कर सकेंगी। पहला, वो फ्रीज, सीज और अटैच यानी कि जो उनके पास जो निधियाँ हैं यानी कि जो फंड्स हैं और या फिर फाइनेंशियल असेट्स है उस आतंकवादी संगठन के यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उसको वो फ्रीज कर सकेगी, सीज कर सकेगी और अटैच कर सकेगी, या फिर प्रोहिबिट कर सकेगी यानी कि प्रतिषेध कर सकेगी ऐसे जितने भी फंड्स हैं उनको। या फिर तीसरा, जो वो व्यक्ति है जो इससे रिलेट रखते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट रखते हैं या ऐसे कोई आतंकवादी व्यक्ति हैं, तो उनका जो आना जाना है भारत के अंतर्गत या भारत के द्वारा, तो उस सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन 52 पावर टू मेक रूल्स। नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर केंद्र सरकार को होगी। इस नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है, इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया है कि जो आवेदन किया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी का नाम लिस्ट से हटाना है पहली अनुसूची से या चौथी अनुसूची से या उसमें जोड़ना है, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो केंद्र सरकार जो है डिसाइड करेगी। तो वही जो प्रक्रियाएँ हैं, जो रूल्स हैं, वो सेक्शन 52 की जो पावर है उसके द्वारा ही केंद्र सरकार उसके अंतर्गत वो रूल बनाएगी। फिर जो हमने देखा कि उसमें कितना समय लगेगा, तो उस समय की कोई डिस्क्रिप्टिव अंदर नहीं दी गई है, तो जो वो समय है वह भी कौन निर्धारित करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है 52 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया हुआ है। सेक्शन 53 ऑर्डर्स एंड रूल्स टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आदेशों और नियमों का संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना। यहाँ यह बताया गया है कि ऐसे आदेश और नियम जो कि केंद्र सरकार बनाती है उसे संसद के दोनों सदनों में जब वह सदन में रहेंगे तब उनकी जो समक्ष रखा जाएगा और 30 दिन की अवधि के भीतर उसे वहाँ से पारित किया जाएगा, तभी वो इसके अंतर्गत जो है रूल्स और इंक्लूड हो सकेंगे। तो ये था हमारा UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का जो फाइनल पार्ट। इससे रिलेटेड जो MCQ का वीडियो है वो भी हम जल्द लेकर आएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।